तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। वहां से लाइट ऑन कर दिया। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है जी। देखिए, कल हमने ये डिस्कशन की थी कि थायराइड हार्मोन हमारे पास T3, T4 एंड ऑफ कैल्सिटोनिन, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल इन थायराइड ग्लैंड, फोलिकुलर सेल एंड ऑफ पैराफोलिकुलर सेल। थायराइड हार्मोन से मेनली हमारा मतलब ये है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि T3 हार्मोन और T4 हार्मोन ये किस तरह बनती है, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू हार्मोन। इसमें बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन T3 है और इनएक्टिव हार्मोन क्या है, वो T4 हार्मोन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ये भी पता है कि T3 T4 हार्मोन जो थायराइड हार्मोन है, इसकी जो सिंथेसिस है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये फोलिकुलर सेल से होती है। तो फोलिकुलर सेल आर द मेन पैरेंकाइमल सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यहाँ से लेके डी सेल, डी सेल आर दी main functional cell of thyroid gland, of thyroid gland, which produce the synthesize T3 and T4 hormone, ठीक है। ये मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आयोडीन, iodide, iodide is another form of iodine, ठीक है। in the diet in the diet is essentially required for T3 and T4। देखिए, T3 से मुराद ये है कि ट्राई आयोडोथायरोडीन, इसके अंदर कितने आयोडीन है, 3। इसमें कितने हैं, 4। T3 T4 बनाने के लिए डाइट के अंदर क्या होना चाहिए, आयोडाइड होना चाहिए, क्योंकि आयोडाइड बाद में आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली वी शुड सी इन द डाइट आयोडाइड। अगर हम आयोडाइड की इंटेक कम करें डाइट के अंदर, तो T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज द रेट लिमिटिंग। अभी एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, स्पेशली अप टू द फिफ्थ ईयर एमबीबीएस, दिस विल बी द एमसीक्यूज क्वेश्चन। द रेट लिमिटिंग, the rate limiting enzyme for thyroid hormone, thyroid hormone synthesis is, ठीक है। देखिए, ये लास्ट जो पॉइंट है सुपर इम्पोर्टेंट, ये फिजियो और पैथो दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इवन पॉइंट के ऊपर आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि रेट लिमिटिंग एंजाइम, जो मेन रेगुलेटर एंजाइम है किस हार्मोन के लिए, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए, उसका नाम है थायराइड पर ऑक्सीडेज, दैट इज नोन एज थायराइड पर ऑक्सीडेज। सिंपली इन द शॉर्ट फॉर्म वी से TPO, ठीक है। तो TPO स्टैंड फॉर थायराइड पर ऑक्सीडेज, एंड दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर व्हिच हार्मोन सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन। रेट लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हम इंशाल्लाह बायोकेम के अंदर पढ़ेंगे रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर ग्लाइकोलिसिस, रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर क्रिप्स साइकिल, रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर डिफरेंट हार्मोन सिंथेसिस। तो द वर्ड रेट लिमिटिंग, इसका मतलब पूछ जाता है कब, व्हाट इज मेंट बाय रेट लिमिटिंग, कब करना। नेक्स्ट, व्हाट इज रेट लिमिटिंग, वेरी गुड आंसर इज किसी भी हार्मोन या किसी भी पाथवे के अंदर उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, दैट इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग। इस एंजाइम के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है
रेगुलेशन करे, विल टू इंक्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं। तो उसमें जनाब थायराइड पर ऑक्सीडेज है। जो थायराइड पर ऑक्सीडेज है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के अंदर ये 3 चीजों में काम करता है। फर्स्ट इज कॉल्ड आयोडीनेशन। किसमें काम करता है? आयोडीनेशन। आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। हिस्टोलॉजिकली इसके अंदर मजीद भी पॉइंट्स हैं, लेकिन जस्ट एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि टीपीओ का एक काम ये है कि किसमें काम करता है? आयोडीनेशन। नंबर 2, इट इज आल्सो हेल्प इन ऑर्गेनिफिकेशन। अभी हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज प्रोसेस। हेल्प इन ऑर्गेनिफिकेशन एंड टीपीओ आल्सो हेल्प इन कपलिंग। ये किसमें काम करती है? कपलिंग रिएक्शन में काम करती है। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन, तो ये भी अलग एक एमसीक्यू है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग टीपीओ आर ट्रू एक्सेप्ट। ये तीनों भी दिए होंगे इस तरह जो ये 4 पॉइंट होगा। तो टीपीओ का नॉर्मल काम क्या होता है? आयोडीनेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग रिएक्शन। ये तीनों स्टेप्स हमारे पास कौन सा एंजाइम करता है? टीपीओ करता है, जिसका थायराइड पर ऑक्सीडेज। अभी हम डिस्कस करेंगे इन तीनों स्टेप्स का मतलब क्या है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता होना चाहिए इस एंजाइम का जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के अंदर कितने रिएक्शन में काम होता है? 3 रिएक्शन में काम होता है। ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ से डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इन तीनों प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये तीनों चीजें समझ गए, इट मीन वी अंडरस्टैंड थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल ड्रा करें, सिंपल एक डायग्राम ड्रा करें, सिंपल। ठीक है, दिस इज अ सेल। ठीक है, इसमें हम वो चीजें पढ़ेंगे जो देखे और इसकी के लिए इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ द सेल टेकन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के अंदर कल हमने बताया था कितने टाइप के सेल हैं? 2, फोलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर। जो मेन फंक्शन है वो फोलिकुलर है। तो एक्चुअली दिस इज द डायग्राम ऑफ ए सेल, फोलिकुलर सेल। ये हमारे पास फोलिकुलर सेल आता है। ठीक है, जब हम फूड लेते हैं ना, फूड इन द फूड, जब हम बाहर से डाइट लेते हैं, फूड लेते हैं, तो उसके अंदर आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड होता है। अगर हम फूड के अंदर आयोडाइड ले रहे हैं तो इसका जो 20%, कितना परसेंट आयोडाइड? 20%। ईच मील के अंदर 20% आयोडाइड इट इज फिक्स्ड बाय फोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। और जब आयोडाइड हम ले ले फूड के अंदर तो जीआईटी से एब्जॉर्ब होगी कि नहीं? और जब इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, दिस आयोडाइड एंटर टू द ब्लड, और जब ये ब्लड के जरिए सर्कुलेट होगी तो 100 का 20% आयोडाइड हर मील के अंदर किस सेल को मिलता है? फोलिकुलर सेल को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रफ एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20 to 25 भी लोग लिखते हैं, 15 to 20 भी लिखते हैं, लेकिन इसका एवरेज कितना है? 20%। यहाँ पे इस फोलिकुलर सेल की मेम्ब्रेन में एक पंप होता है। क्या होता है? पंप। एंड दिस पंप इन द फोलिकुलर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आयोडाइड पंप। इसका नाम क्या है? आयोडाइड पंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे एक पॉइजन भी काम करता है। So in the follicular cell on the membrane there is a pump known as the iodide pump. इस आयोडाइड पंप का काम यह है कि ब्लड से किस चीज को टेक करना? आयोडाइड को। देखिए, इट कैन टेकन समथिंग फ्रॉम द ब्लड, और इस पंप का काम यह है किसी चीज को लेना ब्लड से, और वो किसको लेना है? इस चीज का नाम क्या है? आयोडाइड पंप है। और जब आयोडाइड हम ब्लड से ले लें और फोलिकुलर सेल के अंदर आ जाए, इस आई माइनस का मतलब यह है आयोडाइड। इसका मतलब क्या है? आयोडाइड। फिर इस आयोडाइड के अंदर फिजियोलॉजिकल हम इस चेंज लाते हैं और इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड आयोडीन। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? आयोडीन, व्हिच इज I2। क्लियर है? तो देखें, इस स्ट्रिप के अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड से हमने क्या चीज लिया है? आयोडाइड। और फोलिकुलर सेल के अंदर हमने आयोडाइड को कन्वर्ट किया है किस चीज में? आयोडीन में। दिस स्टेप इज कॉल्ड आयोडीनेशन। इसको क्या कहते हैं? आयोडीनेशन। इसका मतलब ये है कि आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना, दैट इज आयोडीनेशन। लेकिन इस आयोडीनेशन के अंदर जो काम करने वाला एंजाइम है दैट इज कॉल्ड टीपीओ, थायराइड पर ऑक्सीडेज। यहाँ पे हम साइड पे लिखते हैं कि जो टीपीओ है इसने पहले किसमें काम किया है? आयोडीनेशन में काम किया है। और आयोडीनेशन का पता चल गया है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन। क्लियर है? ओके। फिर इस फोलिकुलर सेल के अंदर पहले से एक प्रोटीन पड़ा होता है, उसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलिन। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो
प्रोटीन चेन which is previously present in which cell? Follicular cell. अब यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड है, ये जो डार्ट डार्ट बना रहा हूँ ये इसके अंदर डिफरेंट क्या है? अमाइनो एसिड है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड में थोड़े से प्रोमिनेंट बना रहा हूँ, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड तो सारे हैं, लेकिन सम अमाइनो एसिड आई वांट टू मेक इट प्रोमिनेंट, क्योंकि दोज अमाइनो एसिड विल हेल्प इन द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, क्लियर है? अब ये जो प्रोटीन चेन है ये तो सारा का सारा किससे बना है? अमाइनो एसिड। इसमें ग्लाइसिन भी हो सकता है, इसमें मेथिओनिन भी हो सकता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर देयर, लेकिन इसमें कुछ अमाइनो एसिड इस तरह राउंडेड होते हैं और मोर प्रोमिनेंट होते हैं, टायर शेप होते हैं, तो दोज अमाइनो एसिड इज कॉल्ड टायरोसिन। क्या कहते हैं? टायरोसिन। और ऐसा ग्लोबुलिन प्रोटीन जिसमें हम किस अमाइनो एसिड को टारगेट करें? टायरोसिन। इस पूरे प्रोटीन का नाम होता है टायरोग्लोबुलिन। तो क्या कहते हैं? टायरोग्लोबुलिन। टायरोग्लोबुलिन इज अ टायरोसिन कंटेनिंग ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलर इन शेप होती है, ठीक है? अब ये पहले से किस सेल के अंदर पड़ी होती है? फॉलिकुलर सेल के अंदर। हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर आयोडाइड को कन्वर्ट किया है आयोडीन में, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम आयोडीन को क्या करेंगे? आयोडीन को मिलाएंगे किसके साथ? टायरोग्लोबुलिन के साथ। और टायरोग्लोबुलिन के अंदर हमारा टारगेट कौन से अमीनो एसिड है? टायरोसिन है। वो क्या है? टायरोसिन है। अब याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल हमने आयोडीन को मिलाया है टायरोसिन के साथ, यहाँ पे मिल गया है, ठीक है? मिनिमम एक टायरोसिन एक आयोडीन को ले सकता है और मैक्सिमम 2 को ले सकता है। अगर इसके साथ हमने कितने आयोडीन मिला दिए हैं? 2। और इसके साथ भी कितने मिला दिए हैं? 2 मिला दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह इसके साथ हमने फॉर एग्जाम्पल 2 मिला दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसके साथ कितने मिला दिए हैं? 1 मिला दिया है। बस समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब ये है आयोडीन आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट ये है इस आयोडीन को हम टायरोसिन के साथ मिलाएं, और अटैचमेंट ऑफ आयोडीन टू टायरोसिन इज नोन एज आर्गेनिफिकेशन। स्टेप को क्या कहते हैं? आर्गेनिफिकेशन। तो आयोडीन का फिर टायरोसिन के साथ मिलाना, स्टेप का नाम क्या है? आर्गेनिफिकेशन। और इस स्टेप के अंदर भी किस एंजाइम का रोल होता है? TPO, थायराइड परऑक्सीडेज। तो थायराइड परऑक्सीडेज से पहले स्टेप में क्या किया? आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया, और दूसरे स्टेप में ये भी TPO का ही काम है, इसमें आयोडीन को टायरोसिन के साथ मिलाया, क्लियर है? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड आर्गेनिफिकेशन। फिर हमने क्या करना है, इधर देखिए, इन दोनों टायरोसिन के दरमियान बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? बॉन्ड भी करनी है। और ये टायरोसिन जब आपस में बॉन्ड हो जाए तो उसको हम कहते हैं कपलिंग। तो क्या कहते हैं? कपलिंग। पहले टायरोसिन अलग अलग थे, अब हमने उसके दरमियान क्या क्रिएट की है? कपल क्रिएट की, वो हमने दो दो बनाए हैं, पेयर्स में बनाए हैं। तो मतलब बॉन्डिंग बिटवीन कंजक्टिव टायरोसिन इज कॉल्ड ऑफ कपलिंग। और इस कपलिंग के अंदर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? TPO काम करेगा। इन दोनों टायरोसिन को आपस में मिलाने का काम ये भी कौन काम करता है? TPO करता है। तो आखिर स्टेप पे क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड ऑफ कपलिंग। इसको हम कपलिंग कहते हैं। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये टायरोसिन है और इसके साथ कितने आयोडीन है? 2। ये टायरोसिन है, 2 आयोडीन है। और जब ये 4 आयोडीन हो गए, कितने आयोडीन हो गए? 4। तो ये T3 होगा कि T4? ये T4 होगा। इसका मतलब ये है कि इससे हमारे पास क्या बनेगा? T4। इसमें 2 आयोडीन इधर है और 1 आयोडीन इधर है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? T3 बनेगा। इस T3 T4 को बनाने के लिए ये तीनों स्टेप का होना जरूरी है। इनमें से अगर एक स्टेप भी रह जाए तो फिर T3 T4 नहीं बनेगी। हाइपरथायराइडिज्म हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर T3 T4 का लेवल क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो उसमें हमने TPO की काम को रोकना है कि एक्टिवेट करना होगा, रोकना होगा, जिससे हम T3 T4 एक्टिविटी क्या करें? काम करें। तो those drugs which inhibit TPO, those will be the drugs used in hyperthyroidism। क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पहले से T3 T4 का लेवल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। हमने फिर ऐसे ड्रग देने हैं जिससे हम T3 T4 को क्या करें? कम करें। तो कैसे कम करेंगे? by inhibiting which enzyme? TPO enzyme। So those drugs which can block TPO, those will be used in hyperthyroidism। फिर इसका एक नाम है प्रोपाइल थायोडिलासिल, एक का नाम है मेथिमोजोल, मेथिमोजोल। ये हम पढ़ेंगे फिर फार्माकोलॉजी के अंदर। एग्जाम में आएगा कि प्रोपाइल थायोडिलासिल, मेथिमोजोल ये एंटी थायराइड ड्रग कैसे है? दे आर इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम? TPO एंजाइम। क्लियर है? तो फिजियोलॉजी ये कहती है कि इनमें से अगर कोई भी स्टेप मिस हो तो हमें T3 T4 नहीं मिल सकती। अब यहाँ तक हमने T3 T4 बिल्कुल आसान वर्ड में बनाए हैं। इसकी वेजोलेटरल सरफेस
ल्यूमिनल सरफेस, वो चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम पैथोलॉजी के अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब 1T3T4 इज फॉर्म, फिर ये फोलिकुलर सेल से बाहर आएंगे, किधर आएंगे, बाहर आएंगे ब्लड में। ये किधर रिलीज होंगे, ब्लड में। अब ब्लड में जब T3T4 रिलीज हो जाए तो उसने ब्लड के जरिए जाकर टारगेट एरिया पे काम करना है। किस एरिया पे, टारगेट टिश्यू पे। अब टारगेट टिश्यू के लिए ये किस तरह जाएंगे, किसके जरिए, ब्लड के जरिए। लेकिन ब्लड के जरिए ये T3T4 अकेले नहीं जा सकते, तो T3T4 लिखे, ये इंपॉर्टेंट है, T3T4 नीड अ कैरियर प्रोटीन। तो क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन इन द ब्लड टू रीच टारगेट टिश्यू, ऐसा है ना। इसका मतलब ये है टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के लिए इसको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। उसका नाम है टीबीजी, टायरोसिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। जिसको कहते हैं थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एक ही चीज है, ठीक है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन या टायरोसिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इसको कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टीबीजी। ये नाम सुना है कि नहीं, टीबीजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टीबीजी है ये T3T4 को ब्लड में लेता है और उसको टारगेट टिश्यू तक पहुंचाता है। लेकिन फिर अगर इस टीबीजी ने T3T4 को ले लिया, फिर टारगेट टिश्यू तक पहुंचने से पहले इसको हमें क्या करना होगा, फ्री करना होगा। जब तक T3T4 किसके साथ बॉन्ड होंगे, टीबीजी, वो इनएक्टिव होंगे। लेकिन जब ये टारगेट टिश्यू में उसको रिलीज करेगा तो वो फिर जाकर सेल पे क्या कर सकेगा, काम कर सकेगा। तो बाउंड T3T4 आर इनएक्टिव बट फ्री T3T4 आर एक्टिव हार्मोन। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बाउंड T3 है टीबीजी के साथ वो काम करने के काबिल नहीं होते, लेकिन जब ये टास्क इसका काम है गाड़ी का, ये व्हीकल है, ये मुसाफिर को लेके जाएगा, लेकिन बस स्टॉप उतारेगा। अगर T3T4 इसके साथ रहेंगे तो फिर काम के काबिल नहीं होंगे। तो बाउंड T3T4 आर इनएक्टिव लेकिन फ्री T3T4 आर एक्टिव हार्मोन। लेकिन कैरी करने के लिए हमेशा इसको क्या चाहिए, टीबीजी चाहिए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि टीबीजी कहाँ से आता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। ये कहाँ से आता है, लीवर से आता है। जो हमारा लीवर सेल्स है इट मेनली सिंथेसाइज टीबीजी हार्मोन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। फिर अगर लीवर का प्रॉब्लम है, जिस तरह सीरोसिस है या हेपेटाइटिस है या क्रोनिक लीवर डिजीज पेशेंट है, तो उसमें अगर लीवर की फंक्शन कम है तो उसमें किसका लेवल कम हो सकता है, टीबीजी। उन लोगों में थायराइड एक्टिविटी भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, क्योंकि T3T4 हार्मोन, इस हार्मोन ना होने की वजह से टारगेट टिश्यू तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर फिजियोलॉजिकली टीबीजी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओसीपी लेने से टीबीजी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो जिन कंडीशन के अंदर टीबीजी बढ़ता है उसमें थायराइड की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जिस कंडीशन में टीबीजी कम होगा उसमें थायराइड एक्टिविटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जो डिस्कस इन हेपेटोलॉजी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि थायराइड हार्मोन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, टीबीजी, एंड दैट विल बिकम फ्रॉम वेयर, लीवर। दिस इज व्हाट क्लियर है, ओके। जब टारगेट टिश्यू तक T3T4 पहुंच जाए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कुछ चीजें हम पढ़ेंगे दैट इज नेवर एक्सप्लेन बाय द बुक एज वेल, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जब when T3T4 reaches to the tissue then what will happen, फिर इसके साथ क्या होगा। तो कल हमने बात की है, जब आप ड्रा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, ठीक है, एंड सेल कंटेन न्यूक्लियस, दिस कंटेन न्यूक्लियस। अब ये वो सेल है जिसपे T3T4 ने काम करना है, दैट इज कॉल्ड टारगेट सेल। इसको क्या कहते हैं, टारगेट सेल। मतलब द सेल ऑन विच हार्मोन विल बी वर्किंग इज कॉल्ड टारगेट। तो अभी T3 भी आ चुका है और साथ में T4 भी आ चुका है, ठीक है। कल हमने ये बात की थी कि बायोलॉजिकली जो एक्टिव हार्मोन है वो कौन सा है, वो T3 है। अब T4 ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, ये कुछ सेल पे काम कर भी सकता है तो ना होने के बराबर, वेरी मिनिमल एक्टिविटी। तो जो T4 है ये पेरिफेरली किस में कन्वर्ट होता है, T3 हार्मोन में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 प्राइम डी आयोडीनेज। उसका पूरा नाम क्या है, 5 प्राइम deiodinase enzyme. Deiodinase is the enzyme which remove one iodine. मतलब T4 के अंदर कितने आयोडीन है, 4 है, T3 में कितने हैं, 3 है। तो अगर हम 4 से एक रिमूव करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, T3 बन जाएगा। तो ऐसा एंजाइम जो हमारे पेरिफेरल टारगेट टिश्यू में होता है और वो T4 को किस में कन्वर्ट कर सके,
T3, उसका नाम है 5 प्राइम डी आयोडीनेज। क्लियर है? अब ये जो T3 है ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, कल वाली बात याद है, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज होगा। क्या होगा? डिफ्यूज होगा। और इसकी जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है। तो yesterday in the class already discussed another question is that कि where is receptor lies for thyroid hormone? Answer is the nucleus. It acts like steroid hormone. ये खुद steroid hormone नहीं है but steroid जैसे काम करता है, क्योंकि because of its smaller size। अब इस न्यूक्लियस के अंदर everybody know there is double stranded DNA। इसमें क्या होती है? DNA। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाली है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? DNA। अब DNA इज मेड अप ऑफ जीन। ये किससे बना होता है? जीन। इस DNA के अंदर किसके लिए रिसेप्टर होते हैं? T3। अब मैं कहता हूँ यार ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट है, DNA तो एक पूरी चेन है। अब पूरी की पूरी चेन डिफरेंट जीन से बनी है और एवरी जीन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू T3 हार्मोन। तो T3 जो है वो DNA के पूरे सेगमेंट पे काम करेगा या एक खास सेगमेंट पे? खास सेगमेंट पे। इस एरिया को हम कहते हैं, ये जो मैंने एरिया ड्रा की है इन बिटवीन द रेड, इसको कहते हैं हार्मोन, हाँ जी, हार्मोन सेंसिटिव पार्ट ऑफ डीएनए। इसको क्या कहते हैं? हार्मोन सेंसिटिव सेगमेंट या पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो सेंसिटिव है किस चीज के लिए? T3 के लिए। दैट इज हार्मोन। क्लियर है कि नहीं? तो T3 हार्मोन इन द सेल विल वर्क इन द न्यूक्लियस। ये कहाँ पे काम करता है? न्यूक्लियस के अंदर किस पे काम करेगा? डीएनए पे। और डीएनए का वो पार्ट जो T3 को रिस्पॉन्स देगा उसका नाम क्या है? हार्मोन सेंसिटिव सेगमेंट या पार्ट ऑफ डीएनए। अब जब ये T3 इस एरिया को क्या करे? हिट करे, टारगेट करे, तो ये यहाँ के जो जीन है या जो सेगमेंट है इसमें चेंज आएगी क्या? नहीं। और यहाँ पे जो चेंज आएगी इसके अंदर ये बनाएगी मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे क्या बनेगी? मैसेंजर आरएनए। कि व्हेन T3 हार्मोन हिट डीएनए इट विल कन्वर्ट दैट पार्ट ऑफ डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए। अब इसके अंदर मैसेज आया है, इस आरएनए को मैसेज मिला है इस पार्ट ऑफ द डीएनए से, और ये जो मैसेज आया है वो किसके थ्रू आया है? इंफॉर्मेशन गिवन बाय द T3 हार्मोन। अब जो मैसेंजर आरएनए बन गई है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये मैसेंजर आरएनए बाहर आएगी और राइबोसोम में जाएगी। किधर जाएगी? राइबोसोम। राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेली which is a protein synthesis factory। ये राइबोसोम है, स्मॉलर सबयूनिट एंड लार्जर सबयूनिट से बना है। इसका मतलब ये है कि ये जो mRNA है ये राइबोसोम के जरिए एट द एंड क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। और याद रखें एमसीक्यूज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन which is synthesized in the cell due to the effect of which hormone? T3, they are enzymes in nature। ये ज्यादा क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो जितने भी मेजॉरिटी के एंजाइम है बॉडी के अंदर ये किस हार्मोन के थ्रू बनती है? T3 हार्मोन के थ्रू बनती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यार यहाँ पे जो प्रोटीन बने हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम के अंदर आप लोगों ने याद रखना है स्पेशली कौन सा एंजाइम ज्यादा होता है? ATPase। तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। उसमें अगर ATPase एंजाइम नहीं है तो वो पंप चल सकता है? नहीं। अगर वो नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रह सकता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहेगा तो सेल सर्वाइव कर सकता है? नहीं। तो सेल को सर्वाइव करने के लिए उस पंप को चलाना है, और उस पंप का जो मेन चलाने वाला बंदा है वो क्या है? ATPase। और ATPase इज एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन, और ये तब बनेगा जब तीसरी सेल में काम करेगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये चीजें आप लोग जाकर बुक्स में देखेंगे, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये बुक एक्सप्लेन नहीं करती, इंटरनल मेडिसिन एक्सप्लेन करती है। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग अगर सिर्फ इतना भी याद रखें जो T3 हार्मोन है ये सेल के अंदर कहाँ पे काम करेगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में काम करेगा। एंड व्हेन T3 हिट डीएनए इट विल लीड टू प्रोटीन सिंथेसिस। फिर भी आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन गुड स्टूडेंट शुड नो कि जो प्रोटीन T3 बनाएगा सेल से वो मोस्टली क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है कि नहीं? मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होते हैं कि नहीं? क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस में रिएक्शन होते हैं कि नहीं? एंड ऑल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय एंजाइम्स। हम कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसके बगैर रिएक्शन तो नहीं होती, मेटाबॉलिज्म नहीं होती। और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके लिए जो एंजाइम बनाने का काम है वो मेजॉरिटी के हार्मोन का काम T3 हार्मोन। इसलिए थायराइड हार्मोन
मेंटेन मेटाबॉलिज्म। ये किसको मेंटेन करता है? मेटाबॉलिज्म। आप लोगों ने बीएमआर का नाम सुना होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म की स्पीड है, उसको अप और डाउन करना किस हार्मोन का काम है? T3 हार्मोन का काम है। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है कि T3 हार्मोन न्यूक्लियस में काम करके डीएनए से मैसेंजर आरएनए के जरिए क्या बनाएगी? प्रोटीन। Those proteins in the future are mostly enzymes and enzymes will help in metabolism of the body. Clear है? Just remember this very important concept and that will help you in the coming time. ठीक है? अब लिखे functions of T3। ये function इसके क्या है मजीद? Function of thyroid hormone। हम इसकी function बताएंगे कि what is the function of high T3 hormone। नंबर 1, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको कंट्रोल करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय सिंथेसाइजिंग डिफरेंट एंजाइम। ये डिफरेंट क्या सिंथेसाइज करता है? एंजाइम। बीएमआर इज द बिग बैनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, जिस रिएक्शन के अंदर तोड़ फोड़ होती है, उसमें एंजाइम का होना जरूरी है, और उन रिएक्शन को एंजाइम प्रोवाइड करना हार्मोन का काम है, T3 का काम है। इस वजह से इट रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है? रेगुलेट। अब देखिए, अभी तक हमने पैथोलॉजी स्टार्ट की है? नहीं की है ना, हम फिजियो ही पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ आपके जहन में ये बैठ गया कि हमारी बॉडी की जो तोड़ फोड़ है, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन है, वो किस हार्मोन की वजह से है? T3। अब एक पेशेंट है, उसको हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसमें T3 का लेवल क्या होगा? ज्यादा। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा, तो एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा, उस बंदे में हीट प्रोडक्शन, उस बंदे में फीवर होता है। क्या होता है? फीवर होता है। नंबर 1, हार्ट रेट क्या होगा? ज्यादा, उस बंदे को टैकिकार्डिया होता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? ज्यादा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो हर एक चीज ज्यादा होगी। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन डिलीवरी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने सांस ज्यादा लेने का काम, तो रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज, टेकिप्निया हो जाता है। फिर T3 हार्मोन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो मतलब ये है मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी। मेटाबॉलिज्म ज्यादा की वजह से जीएटी मोटिलिटी क्या होगी? ज्यादा, डायरिया हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म में। और डायरिया की वजह से जब बंदा फूड खाएगा तो वो एब्जॉर्ब हो सकेगा? नहीं होगा। वो फूड ज्यादा खाएगा लेकिन एब्जॉर्ब होएगा नहीं, तो वेट लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? वेट लॉस हो जाता है। दीज आर द सिम्पटम्स एंड यू नो दिस ओनली वन लाइन। ठीक है? तो T3 हार्मोन मेनली रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी। नंबर 2, इट हेल्प इन दी बोन ग्रोथ। ये किसमें काम करता है? बोन ग्रोथ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि जो T3 हार्मोन है, इसका इफेक्ट बोन पे भी होता है और ये बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन नीचे लिखे साइनर्जिस्टिक इफेक्ट विद ग्रोथ हार्मोन। असल में जो बोन ग्रोथ है, ये काम किसका है? ग्रोथ हार्मोन का है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के साथ अगर कोई एडेड काम कर सकता है, वो थायराइड हार्मोन है। तो थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों का काम ये है कि किसको इंक्रीज करे? बोन ग्रोथ को इंक्रीज करे। देखिए, मैथमेटिक्स कहता है कि 1 + 1 = 2। क्या आता है? 2। लेकिन फार्माकोलॉजी कहती है कि 1 + 1 = 3। इसका मतलब ये है, एक होते, मैं आप लोग को इसकी मिसाल फार्माकोलॉजी में बताऊं। कुछ ड्रग ऐसी है कि वो बैक्टीरिया की तरफ मल्टीप्लिकेशन को क्या करती है? रोकती है। उन ड्रग्स को बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। ये नाम सुना है? बैक्टीरियोस्टैटिक, वी विल डिस्कस इट। और कुछ ड्रग ऐसी है कि वो बैक्टीरिया सेल को किल करती है, उसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। अगर आप एक ड्रग दे दे, अकेला एक ड्रग, और वो बैक्टीरिया की सिर्फ रेट को कम करे, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। और मतलब ये जो 1 है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये भी क्या है? स्टैटिक है। लेकिन अगर इन दोनों को हम मिलाए तो क्या बन जाएंगे? बैक्टीरियोसाइडल बन जाएंगे। इफेक्ट डबल हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर ग्रोथ हार्मोन अकेला काम करे तो वो बोन की ग्रोथ को तो इंक्रीज करेगा, लेकिन बहुत कम। लेकिन इसके साथ अगर एक और साथ ही मिल जाए, कौन से हार्मोन? थायराइड हार्मोन, से बोन को मजीद इंक्रीज करेगा, क्योंकि T3 है स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन ओस्टियोब्लास्ट। ये किस पे काम करते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट इज अ बोन बिल्डर, वो बोन को बनाते हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन अकेले में जितना बोन की ग्रोथ करता है वो कम होगा, लेकिन अगर इसके साथ थायराइड हार्मोन मिल जाए तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दिस मैकेनिज्म इन मेडिसिन कॉल्ड साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। मतलब एक काम को डबल करना इन अ कॉम्बिनेशन
फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ऑफ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। और अगर आप ये वर्ड ना लिखे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इट हेल्प इन द बोन ग्रोथ बाय वर्किंग अलोंग विद ग्रोथ हार्मोन एज अ हेल्पर। ये क्या काम करता है? हेल्पर काम करता है। नंबर 2, इट हेल्प इन द ब्रेन मैच्योरेशन। ये किस में काम करता है? ब्रेन डेवलपमेंट के। इट इज मीन कि ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन मैच्योरेशन, इसके अंदर भी थायराइड हार्मोन का बहुत रोल होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को इसके बारे में एक बात बताता चलूं कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो आफ्टर द बर्थ पहले 2 साल तक ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। मतलब 2 साल के बच्चे में स्टिल ब्रेन क्या हो जाता है? डेवलप होता है। जब बच्चे पैदा हो जाए तो उसकी यहाँ पे जो एरिया है ये हार्ड होता है कि सॉफ्ट? ये सॉफ्ट है। ये इसलिए सॉफ्ट होता है कि जो ब्रेन है उसने अगेन मेच्योरिटी अटेंड करनी है, उसके साइज से बढ़ना है। और जब वो 2 साल का हो जाए तो उसके बाद फिर ब्रेन की फर्दर मेच्योरेशन नहीं होती। और ब्रेन सेल जो न्यूरॉन्स है उसको मेच्योर करने में अगर किसी मेन हार्मोन का काम है तो क्या है? T3 हार्मोन है। तो T3 हार्मोन, अगर एक बच्चा है वो हाइपोथायराइडिज्म में पैदा हुआ है, एक बच्चा है उसको बाई बर्थ T3 T4 की क्या है? कमी है, तो वो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होगा। ये बच्चा जब आगे बढ़ेगा लाइफ में तो उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम होगी। दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन। मतलब 5 साल का बच्चा जो कुछ करेगा, हाइपोथायराइड बच्चा वो 10 साल में भी नहीं कर सकेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उस बच्चे की जो ब्रेन मैच्योरेशन है वो सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए आजकल पाकिस्तान में ये बात लागू की गई है पूरे हॉस्पिटल में कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसकी एक थायराइड स्क्रीनिंग किया करें। ऐसा ना हो कि बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म हो और उसको हम क्या कर सके? मिस कर सके। अगर किसी बच्चे में बाई बर्थ हाइपोथायराइडिज्म हो तो बाहर से हम T3 T4 देंगे बच्चे को पहले 2 साल के अंदर, ताकि इसकी फुली हम इसको डेवलप कर सके, ब्रेन को डेवलप कर सके। अदरवाइज दिस बेबी विल बी लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताने लगा हूं। यहाँ पे हर सेल की जो मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड, और इसके अंदर होते हैं लाइपोप्रोटीन। ये नाम सुना है कि नहीं? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मीन इट इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड ऑफ प्रोटीन। अब एक्चुअली बात यह है कि जितने भी सेल है बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल, इट इज अ लाइपोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो ब्रेन के सेल है न्यूरॉन, इसकी भी एक मेम्ब्रेन है, वो भी किससे बना है? लाइपोप्रोटीन। इसका मतलब जब सेल मेम्ब्रेन ना हो तो सेल मैच्योर हो सकता है? नहीं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन के बगैर सेल इज नथिंग। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन इज देयर कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटीन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, ये वो प्रोटीन है जो किससे बनते हैं? T3 से बनते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है उसकी सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करने वाले जो प्रोटीन है ये तब बनेंगे जब कौन सा हार्मोन काम करे? T3 हार्मोन, क्योंकि इट लीड टू प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? तो एक्चुअली ये ब्रेन को डेवलप करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? ओके। इसका मतलब ये है कि ऑल सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, लेकिन लिपिड के साथ साथ हर सेल मेम्ब्रेन में पोर्शन किसका भी होता है? प्रोटीन का होता है। हम कहते हैं कि जहाँ पे थायराइड हार्मोन काम करते हैं ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो उसमें कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। तो हमारी जो ब्रेन की सेल है वो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है वो भी किस हार्मोन की वजह से बनती है? T3 की वजह से। तो अगर एक बच्चे में बाई बर्थ T3 कम है उसको क्रिएटिनिज्म कहते हैं। वी विल डिस्कस इन पैथोलॉजी। क्रिएटिनिज्म इज कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। उस बच्चों के अंदर T3 नहीं है तो उसकी ये प्रोटीन बनेगी सेल मेम्ब्रेन वाली? नहीं। जब ये नहीं बनेगी तो न्यूरॉन मैच्योर नहीं होगी, तो वो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ये किसमें काम करती है? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। जो T3 T4 हार्मोन है इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बीपी। ये बीपी को रेगुलेट करते हैं। अभी हमने बताया था कि जब हाइपरथायराइडिज्म T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इट विल लीड टू टैकिकार्डिया, और जब हार्ट रेट ज्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? ज्यादा, तो बीपी क्या हो जाएगी? ज्यादा। वो लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन बीपी को रेगुलेट करने में, इसको एडजस्ट करने में किस हार्मोन का काम होता है? T3 का। बीपी रेगुलेट करने के कई तरीके हैं। बेरो रिसेप्टर का नाम सुना है? बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। फिर इस तरह क्रेनियल नर्व से a lot of factors are there which regulate of blood pressure. One of them is hormonal regulation, और हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर एक क्या है? T3 हार्मोन है। ठीक है?
So T3 hormone also can regulate BP. Another very important point to remember कि how कैसे ये किस तरह BP को रेगुलेट करता है. T3 has effect on beta 1 receptor. ये किस पे काम करता है? बीटा 1 रिसेप्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. बीटा 1 रिसेप्टर पे T3 अटैक कर सकता है, उसको अटैच हो सकता है. बीटा 1 रिसेप्टर है कहाँ पे? बीटा 1 रिसेप्टर इन द बॉडी प्रेजेंट इन टू पार्ट. कितने पार्ट में? दो. हार्ट एंड किडनी. याद रखिए, हार्ट और किडनी के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है? बीटा 1. और अगर हम बीटा 1 को किडनी में एक्टिवेट करें, इट विल रिलीज रेनिन. ये क्या रिलीज करेगी? रेनिन. और जो रेनिन है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है. और एल्डोस्टेरोन हेल्प इन रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. जब सोडियम और वाटर की लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो बीपी क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी. लेकिन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. और अगर हम बीटा 1 को कहाँ पे एक्टिवेट करें? हार्ट में. उससे हार्ट रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एग्जाम में आता. इन हाइपरथायराइडिज्म व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिकार्डिया बाय एक्टिवेटिंग व्हिच रिसेप्टर? बीटा 1 रिसेप्टर. क्लियर है? ये पॉइंट याद रखते हैं. देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, यू पीपल शुड नो 5. ये 5 P's याद रखना है. फर्स्ट P फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेशन. नेक्स्ट P फॉर बोन ग्रोथ अलॉन्ग विद ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट P फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. नेक्स्ट फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. 5 नेक्स्ट P फॉर बीटा 1 रिसेप्टर. ये 5 P's आप लोगों ने याद रखने हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द थायराइड हार्मोन. क्लियर है? लेकिन एडेड जो अलग कुछ फीचर है, गुड स्टूडेंट शुड नो. 5th नंबर, मतलब ये 4 P's तो बेसिक है. मतलब एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछता है ये चारों पॉइंट्स आप लोगों से पूछते हैं कि दीज आर फंक्शन ऑफ व्हिच हार्मोन? थायराइड हार्मोन. लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग याद रखना चाहे, थायराइड हार्मोन इज आल्सो हेल्प इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ये किस में काम करते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस में काम करते हैं. व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. लेकिन ब्रेकडाउन है ग्लाइकोजन. हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. तो एक्सेस ग्लूकोज शुड कन्वर्ट इनटू स्टोर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन. जो ग्लाइकोजन है इस ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है. अब अगर हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाए तो हमें वापस स्टोर से लेना पड़ेगा. तो हमें ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड को क्या देना है? ग्लूकोज देना है. तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. तो T3 हार्मोन फ्रॉम द लिवर आल्सो हेल्प इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस. नंबर 2, इट कैन आल्सो हेल्प इन लाइपोलाइसिस. किसमें काम करता है? लाइपोलाइसिस. ये ब्रेक डाउन अब क्या करता है? लिपिड्स कर सकता है. और अगर हम लिपिड्स को ब्रेक करें, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्री फैटी एसिड. ये किसमें कन्वर्ट होगी? फ्री फैटी एसिड. फ्री फैटी एसिड में जब ये कन्वर्ट होगी तो आप लोग के ख्याल में क्या होगा? शाबाश. नहीं, फ्री फैटी एसिड जब बनेगी, those free fatty acids later we can convert into glucose. हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्लूकोज. हाउ? वी विल डिस्कस इन बायोकेम. बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शन से हम पढ़ेंगे कि हाउ फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. देखिए, 3 चीजें सिर्फ याद रखें. वन इज कार्बोहाइड्रेट. नाम सुना है ना? कार्बोहाइड्रेट. अनदर इज प्रोटीन. और एक क्या होता है? लिपिड. आखिरी लो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. Carbohydrate is made up of single molecule known as glucose. Protein is made up of amino acid. Lipid is made up of fatty acid. इस तरह है ना? देखें, अगर हम ग्लूकोज को आपस में मिलाएं तो उससे बनता है सुक्रोज, मल्टोज. याद है? तो अगर हम पॉलीसैकेराइड भी बनाएं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, इसको अगर हम डबल करें तो क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड हो जाएगा. इसको अगर हम ज्यादा करें ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा. अगर बहुत ज्यादा करें तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा. ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, दीस आर सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. अगर इनको हम ज्यादा से ज्यादा तोड़े तो इससे तो फिर क्या मिलेगी? ग्लूकोज. तो अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम ग्लूकोज बनाएं तो वो जस्ट क्या है? ग्लूकोज सिंथेसिस है. लेकिन अगर हम अमाइनो एसिड से क्या बनाएं? ग्लूकोज. या किससे? फ्री फैटी एसिड से क्या बनाएं? हाँ जी, ग्लूकोज. अब आप लोग कहोगे कैसे? इसकी रिएक्शन है कि हाउ फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड हाउ अमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. क्योंकि ब्रेन की जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? वो ग्लूकोज है. ग्लूकोज इज नीडेड बाय द बॉडी. अगर हम इन सब चीजों को तोड़े और ग्लूकोज की लेवल बॉडी को पूरी ना कर सके तो फिर हमारी बॉडी में अल्लाह ने ये मैकेनिज्म रखी है कि वो फ्री फैटी
फैटी एसिड और अमीनो एसिड से भी क्या बना सकती है, ग्लूकोज। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये कार्बोहाइड्रेट सोचते हैं कि नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट, अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हम किस चीज को बनाएं, ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हम याद रखें, लाइपोलाइसिस इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड इट विल हेल्प टू कन्वर्ट ऑफ ग्लूकोज दैट हेल्प इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये किस में काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। वी विल डिस्कस ग्लूकोनियोजेनेसिस इन डिटेल एज वेल जब हम बायोकेम में जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 बीज तो हर एक को आना चाहिए, ठीक है, 4 बीज। लेकिन मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट याद रखिए। अब जब थायराइड हार्मोन का काम मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है, अब जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगी, तोड़फोड़ होगी, तो वहाँ पे सेल को क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। और द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। तो इसका मतलब थायराइड हार्मोन ने किसी भी कीमत पे ग्लूकोज लेवल क्या करने हैं, बढ़ाने हैं। उसके कई तरीके हैं, या तो ग्लाइकोजन को तोड़े, अब जाए पेपर वाले इधर देखें, या तो ग्लाइकोजन तोड़े, ग्लाइकोजन तोड़ कर क्या मिलेगा, इधर देखें, ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ से क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। या तो हम लिपिड को तोड़े और इससे फ्री फैटी एसिड बनाकर क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए। या हम क्या करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस, या किससे बनाए, अमीनो एसिड वगैरह से। इसका मतलब T3 T4 का टारगेट ये है कि एनी हाउ वी कैन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। और जितना ग्लूकोज ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, तो मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस व्हाट आर अबाउट द T3 T4 हार्मोन। हमने डिफरेंसेस पढ़े थे T3 T4 की, इसके अभी हमने फंक्शंस पढ़ लिए जनाब, और इसकी सिंथेसिस भी पढ़ लिया, ठीक है जी। लेकिन जो फ्री T3 T4 है वो एक्टिव फॉर्म है, जो बाउंड T3 T4 है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कैल्सीटोनिन। कल हमने पढ़ा था ना कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कितने टाइप्स के सेल हैं, 2, फोलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर। फोलिकुलर सेल वाले तो हमने पढ़ लिए ना, T3 एंड T4। अब हम पढ़ेंगे कि पैराफोलिकुलर सेल से क्या है, तो लेके कैल्सीटोनिन हार्मोन। ओके, इसका मतलब ये है कि जो MIT है, मोनोआयोडोटायरोसिन एंड डाइआयोडोटायरोसिन, ये डायरेक्ट ब्लड में आ सकती है कि नहीं, समटाइम इट फ्रीज टू कैपिलरी, लेकिन ये फ्री फॉर्म में नहीं आती। मतलब फिजियोलॉजिकली यहाँ पे जो टायरोग्लोबुलिन है, इससे हमने जो डिटेच करने हैं, इस पे जो कट लगानी है, वो कम्प्लेक्स पे लगानी है, T3 T4 की शक्ल में आनी चाहिए, ठीक है। फ्री फॉर्म में नहीं आएगी। अगर आएगी फ्री फॉर्म में ब्लड में है, या तो कोई पैथोलॉजी चल रही है, और अगर है भी तो वो नॉन फंक्शनल होगी, मतलब उसके काम नहीं हो सकते, ठीक है। अब लिखे कैल्सीटोनिन, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कैल्सीटोनिन, तो फिर थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। लेके भाई एंडोक्राइन सिस्टम सबको पढ़ना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम को टच देता है, ठीक है। कैल्सीटोनिन हार्मोन के बारे में लेके सोर्स इसका लेके, एनीवन, ये कहां से आता है, पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ये पैराफोलिकुलर सेल से आता है, ठीक है। और पैराफोलिकुलर सेल इज आल्सो नोन एज सी सेल्स ऑफ द थायराइड। तुम क्या कहते हैं, सी सेल्स ऑफ द थायराइड। इसका जनाब काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, वेरी गुड। इसका जो फंक्शन है, इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। ये किस में काम करता है, रेगुलेशन ऑफ सीरम कैल्शियम, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सीरम कैल्शियम। ये किस में काम करता है, सीरम कैल्शियम। कैल्शियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम का काम मसल की कॉन्ट्रैक्शन करना है। कैल्शियम का एक काम ये भी है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंपल्स ट्रांसफर करता है। तो ये 2-3 बातें सिर्फ ध्यान में याद रखें। वी विल डिस्कस कैल्शियम इन द कमिंग लेक्चर के ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफर करना, इसमें किसका रोल होता है, कैल्शियम। तो इट हेल्प इन न्यूरोनल कंडक्शन। नंबर 2, कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। अब जो हार्ट की पंपिंग एक्शन है, हार्ट की जो पंपिंग है, ये किस पे डिपेंड करती है, कैल्शियम पे डिपेंड करती है। कैल्शियम एक्ट इज अ कोआगुलेटिंग फैक्टर, ये ब्लड क्लॉट बनाने में भी हेल्प करता है। अगर कहीं पे कट लग जाए
रोकने में, कोagulation में भी किसका रोल होता है? कैल्शियम का रोल। जिस तरह हम कहते हैं ना प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स के साथ एडिट काम करने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है, और क्लॉटिंग फैक्टर 4 का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। तो कैल्शियम हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम आल्सो मेक द बोन स्ट्रांग। ये बोन को क्या बनाती है? स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। तो देखिए, बोन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मसल कंट्रैक्शन करना, न्यूरोनल कंडक्शन करना और ब्लड को क्लॉट बनाना, इन सब में किसका रोल होता है? कैल्शियम। तो अगर इतने सारे फंक्शन है कैल्शियम के, तो फिर इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए कि नहीं? देयरफॉर वी शुड रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम। और ब्लड कैल्शियम की रेगुलेशन हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अगर एक रोल है तो किसका है? कैल्सिटोनिन का होगा। यहाँ पे लिखे यूजुअली कैल्सिटोनिन, ये फंक्शन में लिखते जाए। कैल्सिटोनिन मेनली lower the high level या raise level of calcium in blood। इसका मतलब ये है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको कम करने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? कैल्सिटोनिन काम करता है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आप लोगों को 2-3 मैकेनिज्म बताता चलूं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखें, अगर हम कैल्शियम की बात करें नॉर्मली, इसके बाद हम पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, तो उसमें हम कैल्शियम की ही बात करेंगे। लेकिन फिर भी कैल्शियम याद रखें, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 8 से 12 mg पर डीएल होता है, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम। अगर किसी वजह से कैल्शियम की मिकदार क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। तो तुम क्या कहते हैं? हाइपरकैल्सीमिया। और अगर कैल्शियम की मिकदार किसी वजह से क्या हो जाए? कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। दैट इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। और अगर कैल्शियम की मिकदार इन बिटवीन 8 और 12 रहे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मोकैल्सीमिया। इसको यूकैल्सीमिया भी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इफ कैल्शियम इज वेरी वेरी लो इन द बॉडी, ठीक है, उसको अब एक बंदा उसकी कैल्शियम लेवल 6 है या 5 है, तो कम है कि ज्यादा है? कम है। अब उस बंदे ने बाहर से कुछ लिया भी नहीं है करेक्शन के लिए, लेकिन अल्लाह ने बॉडी को भी एक मैकेनिज्म दी है कि वो फाइट कर सके और वो लो कैल्शियम को क्या करे? इंक्रीज करे और उसको नॉर्मलाइज करे। तो बॉडी के अंदर वो हार्मोन जो लो कैल्शियम के खिलाफ रिलीज होकर इसको क्या करे? इंक्रीज करके नॉर्मल पे ले जाए, दैट इज पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। वो कौन सा हार्मोन होता है? पैराथायराइड हार्मोन। जो पीटीएच है, पीटीएच की अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज द स्टिमुलस ऑफ पीटीएच? आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। जब कैल्शियम कम होगा तो बॉडी के अंदर क्या रिलीज होगा? पीटीएच। और पीटीएच का काम यह है कि लो कैल्शियम को इंक्रीज करके नॉर्मल कर सके, ठीक है। अगर कैल्शियम बॉडी में पहले से क्या हो चुका है? ज्यादा, तो हाइपरकैल्सीमिया है। अब ऐसा हार्मोन जो हाई कैल्शियम को क्या करे? कम करके नॉर्मल करे, दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। ये किसका काम है? कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन mainly lower, it mainly decrease the high level of calcium in the blood। तो अगर कैल्शियम की लेवल पहले से ज्यादा है, उसको कम करके नॉर्मल करना किसका काम है? कैल्सिटोनिन। और लो कैल्शियम को ज्यादा करके नॉर्मल करना किसका काम है? पीटीएच का काम है। तो इस क्लास के एंड में ये चीज याद रखनी चाहिए कि कैल्शियम रेगुलेशन में मेनली कितने हार्मोन का रोल होता है? 2 हार्मोन, वन इज पीटीएच, अनदर इज कैल्सिटोनिन। क्लियर है? ये 2 चीज याद रखें, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन। This PTH come from parathyroid gland। ये कहाँ से आता है? parathyroid gland। We will discuss this in coming lecture। इसकी फिजियोलॉजी डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट ग्लैंड है। और जो कैल्सिटोनिन है, it come from where? आंसर इज थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ से आते हैं? थायराइड ग्लैंड से आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड इसमें फर्क है। They are very very different from each other। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम क्या है? कैल्सिटोनिन है। और पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन आता है उसका नाम पीटीएच होता है, ठीक है। पीटीएच का काम लो कैल्शियम को उठाना है और इसका काम हाई कैल्शियम को कम करना होता है, ठीक है। इन वजह से, इन दोनों हार्मोन की वजह से फिजियोलॉजिकली हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो क्या रहता है? वो नॉर्मल रहता है। अगर इसमें यह मसला आ जाए या इसमें मसला आ जाए, तो दोनों कंडीशन में कैल्शियम डिस्टर्ब हो सकती है कि नहीं, तो कैल्शियम रेगुलेशन फिर नॉर्मल होगी।
एक और चीज याद रखे, इन दोनों हार्मोन के साथ एक थर्ड बंदा भी याद रखे जो हार्मोन नहीं है लेकिन हार्मोन जैसा काम करता है और किसकी रेगुलेशन करता है, कैल्शियम, दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। वो क्या होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी आल्सो रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इट इज नॉट हार्मोन बट इट एक्ट लाइक हार्मोन। ये खुद हार्मोन नहीं है लेकिन हार्मोन जैसा काम करता है। और जो विटामिन डी है दैट इज आल्सो नोन एज कैल्सिट्रायोल। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्सिट्रायोल। तो कैल्सिट्रायोल का वर्ड जब भी आ जाए इट मींस द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट विटामिन डी। इसके कुछ फॉर्म है, एक विटामिन डी2 है, एक विटामिन डी3। विटामिन डी3 इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी का क्या है, एक्टिव फॉर्म है। इसके दूसरा नाम क्या है, कैल्सी। इसमें कैल्सी वर्ड आता है कि नहीं, कैल्सी मीन कि दिस विटामिन डी3 डू समथिंग विद कैल्शियम रेगुलेशन। ये कैल्शियम रेगुलेशन में काम करता है, ठीक है। तो प्लीज ये पॉइंट याद रखना है। जो कैल्शियोटोनिन है इसका काम क्या है, कैल्शियोटोनिन बॉडी में तब बनेगा जब कैल्शियम लेवल क्या हो चुके हो, ज्यादा। अब ये ज्यादा कैल्शियम को जब नॉर्मल करेगा तो उस एक्सेस कैल्शियम के साथ क्या करेगा, ये उस एक्सेस कैल्शियम को बोन पे डिपोजिट करेगा। क्या करेगा, बोन पे। और ये बोन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। एक एक्चुअली बात यह है, एक पॉइंट याद रखें, जो कैल्शियम मैं कहता हूँ यार 14 mg कैल्शियम है, ज्यादा है कि कम है। अब इसने तो नॉर्मल करना है, 12 तक लाना है। जो 2 mg रह जाए उस कैल्शियम के साथ क्या करेगा, बोन पे डिपोजिट करेगा। तो कैल्शियोटोनिन की वजह से जो बोन स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी कि कम, वो ज्यादा हो। अब मैं कहता हूँ यार एक बंदा है उसका कैल्शियम लेवल 4 है, तो कम है कि ज्यादा, कम है। इस 4 को कहाँ तक लेके जाना, 8 तक। ये किसका काम है,